नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में अब आगे। रात के 11 बजने को थे। भूषण जी को खाने के तुरंत बाद दवा लेनी होती है, तो वो अपनी दवा लेकर सो गए थे। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में चले गए थे। तृप्ति की भी कल जल्दी क्लास थी, तो वो भी अब सो चुकी थी। मैथिली भी अपने कॉलेज के लिए बैग तैयार कर रख चुकी थी, पर अभी उसके पास वंदना का फ़ोन आया हुआ था, जिससे वो आराम से सोफे पर बैठ बात कर रही थी कि तभी हाथ में 2 दूध के ग्लास लिए शेखर उसके कमरे में पहुंचता है। तो मैथिली वंदना से कल मिलकर बात करने का कहकर फ़ोन रख देती है। शेखर भी उसके पास ही आकर बैठ एक गिलास उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, तो ये गिलास जानकर नीचे छोड़ आई थी ना? अगर मेरी नज़र इस पर नहीं जाती तो ये कल सुबह तक वहीं टेबल पर ही रखा रह जाता, लेकिन तेरे पेट में नहीं जाता। आपके होते कभी हो पाया है ऐसा? एक कोशिश कर रही थी कि क्या पता आज बच जाऊं, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। मैथिली मुंह बनाकर दूध पीते हुए कहती है। लेकिन शेखर उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपने दूध के ग्लास को खत्म कर रहा था, और अब वो अपना ग्लास टेबल पर रख धीरे धीरे जाने कितने आड़े तिरछे मुंह बनाकर दूध पीती मैथिली को देखते हुए कहता है, तूने राजस्थान महोत्सव के लिए इस बार फिर अप्लाई किया है ना? शेखर के ये कहते ही मैथिली झटके से शेखर की ओर देखती है, तो शेखर बचपन की ही तरह आज भी अपने कुर्ते की बाजू से उसके मुंह पर लगा दूध साफ करते हुए कहता है, तू क्या करने वाली है और क्या नहीं, ये तेरे बिना कहे जान सकता हूँ मैं। ये तू भी जानती है, और तेरी यहाँ वापस आने की जिद सुनकर ही मैं समझ गया था कि तू अभी अभी भी कुछ नहीं भूली है। इस बार फिर वही सब, और अगर इस बार भी वही हुआ जो पिछले 2 सालों से हो रहा है तो। जिस पर अब मैथिली जल्दी से अपना ग्लास टेबल पर रख शेखर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, इस बार मैं अपनी जान लगा दूंगी इसके लिए, लेकिन जीत मुझे ही चाहिए इस बार। अब हार नहीं सकती मैं। हाँ, मेरा यहाँ आना इसलिए ही है क्योंकि जो कहीं ना कहीं मुझसे बिगड़ा है वो मुझे ठीक करना है, और मैं इस बार कर लूंगी। लेकिन फिर भी नहीं कर पाई तो क्या मैथिली? शेखर की आवाज़ और चेहरा दोनों गंभीर थे। तो मैथिली थोड़ा मायूस होते हुए कहती है, तो छोड़ दूंगी अपनी जिद, और जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दूंगी। पर शेखर अब मैथिली का सिर अपने कंधे पर रखते हुए धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मैथिली तू बहुत अच्छे से जानती है तू क्या है मेरे लिए। मेरे पास मेरी माँ की आखिरी निशानी सिर्फ तू है। तुझे तकलीफ में देखता हूँ तो बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है कि जैसे माँ परेशान है, और ये सोच जान निकलती है मेरी। मैं पिछले 2 साल से भी तेरी मेहनत देख रहा हूँ। तूने माँ की एकेडमी को बहुत अच्छे से संभाला है। मैं तो यहाँ रहते हुए भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाता, और तू मुंबई में रहकर भी यहाँ सब संभाल रही थी। अपनी डांस प्रैक्टिस, अपना काम, दोनों तेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है ये मैंने महसूस किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू उन दोनों में से कुछ भी छोड़, लेकिन इसको अपनी जिद मत बना। जो कुछ साल पहले हुआ उसमें सारी गलती तेरी तो नहीं थी ना? हाँ, तू बस जरिया बनी। लेकिन अपनी एक छोटी सी गलती के लिए तू कब तक खुद को अपनी जिद में जलाएगी? अब तो तू यहाँ आ गई है, तो अब तो तू दिन रात कुछ नहीं देखेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होगी ये तुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल से तेरा हर बार मायूस चेहरा देख रहा हूँ मैं, लेकिन इस बार ये आखिरी बार होगा। अगर तू ये पहली सीढ़ी जीत जाती है तो आगे मैं तुझे सपोर्ट करने के बारे में सोचूंगा, वरना ये बस आखिरी बार होगा। उसके बाद तू सिर्फ अपने कॉलेज और एकेडमी पर ध्यान दे, बाकी कुछ नहीं। वादा कर मुझसे कि जो मैं कह रहा हूँ तू उसे मानेगी। शेखर मैथिली के सामने अपना हाथ बढ़ाता है, तो वह एक बार उसकी ओर देख फिर शेखर का हाथ थामते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ भाई, जैसा आप चाहोगे मैं वही करूँगी। आपको तकलीफ़ पहुँचाने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आप बैकबोन हो मेरी। मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे कभी डर नहीं लगता कि मैं गिर सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिल और मेरा दिमाग ये जानता है कि मेरे भाई हमेशा मेरे पीछे हैं, जो हर कदम मेरा साथ देने को तैयार खड़े हैं। पर आई प्रॉमिस भाई, ये आखिरी बार होगा। अगर मैं जीती तो आगे बढ़ूंगी, वरना फिर कभी पीछे पलट कर भी नहीं देखूंगी। लेकिन एक वादा मुझे आपसे भी चाहिए। इस कंपटीशन में 20 दिन बचे हैं, तो इन 20 दिनों में मैं जो चाहती हूँ आप मुझे वो करने देंगे भाई। सिर्फ ये 20 दिन मैं खुद को अपने जुनून की आग में झोंक देना चाहती हूँ, जी जान लगा देना चाहती हूँ अपनी। बस इन 20 दिन। आप ही तो कहते हो ना भाई कि माँ की भी ये राजस्थान महोत्सव उनके पहचान की पहली सीढ़ी थी। तो बस मैं भी किसी को उसकी पहचान वापस देने के लिए इस सीढ़ी को उसके लिए तैयार करना चाहती हूँ। एक बार जो पहचान मेरी वजह से कहीं खो गई वो उसे मिल जाएगी तो मुझे शांति मिल जाएगी, और माँ के लिए भी तो ये ज़रूरी है
मेरी वजह से माँ के नाम को लोगों ने बुरा और झूठा कहा। बस मुझे ये साबित करना है कि मेरी माँ का नाम कभी झूठा नहीं था। ठीक है, 20 दिन जो करना है कर, लेकिन ये आखिरी बार है मैथिली जब मैं खुद की इच्छा के बिना कुछ कर रहा हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन जहाँ मुझे तू तकलीफ में नजर आई वहाँ मैं अपने वादे को भी भूल जाऊंगा। तेरे पास एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, तेरा पैशन भी है, लेकिन फिर भी तेरी जिद के आगे मैं झुक रहा हूँ। पर अब ये आखिरी होगा। हाँ भाई, पक्का ये आखिरी बार। लेकिन ये आखिरी कदम मेरी जीत ही बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और जब मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ खड़ा है तो मुझे तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। क्योंकि जब मैं इस पायदान को पार कर अगले के लिए बढ़ूंगी तो सबको मनाने के लिए मेरा जो सबसे मजबूत साथ है वो मेरे भाई का है। क्योंकि पापा की ना को हाँ बदलने का राज शेखर महेश्वरी के अलावा कोई जानता है भला? और वो हर फैसले को बदलवा देने वाला ब्रह्मास्त्र मेरे पास है। मैथिली हंसते हुए शेखर का हाथ पकड़ते हुए कहती है तो शेखर भी उसे देख हंसने लगता है, जिस पर वो मैथिली को अपने गले लगाते हुए कहता है, तेरी बात ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी कही बातें भी ध्यान रखना। अगर तूने खुद के रूटीन के साथ कोई समझौता किया या खुद को अपनी एबिलिटी से ज़्यादा पुश किया तो मुझे भी अपना वादा भूलना पड़ जाएगा। बाकी तू जो करना चाहती है कर, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। लेकिन जहाँ मुझे तू तकलीफ में नजर आई तो मैं भी सब भूल जाऊंगा। पर अभी तो अपना ये दूध खत्म कर और अब सो जा, क्योंकि कल से तू कितना खुद को आराम देगी ये भी मैं जानता हूँ। तो अब सो जा, मैं भी जाता हूँ। गुड नाइट। शेखर मुस्कुराते हुए मैथिली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहकर अपना ग्लास उठाकर उसके कमरे से बाहर निकलने लगता है। तो मैथिली झट से उसके गले लगते हुए कहती है, थैंक यू सो मच भाई, आपकी इसी सपोर्ट की वजह से मैं वो सब हासिल कर पाती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैंने आज तक जो चाहा है मुझे सब मिला है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ आप हो भाई। और आज भी आपके सपोर्ट से देखना भाई, मैं इस बार जरूर जीतूंगी। और ये मेरा अपने भाई से किया वादा है जो मैं किसी भी कीमत पर पूरा करूंगी। मैथिली की इस बात पर शेखर सिर्फ मुस्कुरा देता है और बस उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अब उसे सो जाने का कहकर मैथिली के कमरे से बाहर निकल जाता है। शेखर की शादी में सिर्फ 1 महीना ही बचा था और अभी भी कई काम थे जो पूरे नहीं हुए थे। कुछ दिनों बाद ही घर पर पेंटिंग का काम शुरू होने वाला था। मैथिली का आज कॉलेज में पहला दिन था तो वो सुबह थोड़ा जल्दी ही निकल गई थी, क्योंकि आज उसकी पहली क्लास ही 9:30 बजे थी। तो वो किसी भी कीमत पर पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती थी। तो वो अपनी इस नई शुरुआत के लिए महादेव, अपने माँ पापा, बुआ सबका आशीर्वाद लेकर और अपनी सुधा माँ के हाथों दही चीनी खाकर जल्दी ही निकल गई थी। शेखर और तृप्ति भी मैथिली को अपनी विशेष देते हैं। मैथिली के जाने के बाद घर का सारा काम पूरा कर सुधा जी और उपासना जी दोनों बाजार चले गए थे, क्योंकि अब शादी को ज़्यादा समय बचा नहीं था और मौली के लिए जो गहने बनने को दिए थे वो बन चुके थे। तो आज वो दोनों ज्वेलर शॉप से उन्हें लेने गए हुए थे। और भी कुछ खरीदारी करनी थी उन्हें। शेखर को आज थोड़ा देरी से हॉस्पिटल जाना था, तो वो पहले तृप्ति को उसके कॉलेज और फिर सुधा जी और बुआ दोनों को मार्केट छोड़कर घर वापस लौट आया था, जहाँ भूषण जी बाहर गार्डन में ही आराम से अपनी किताब लिए बैठे थे, क्योंकि अब रिटायरमेंट के बाद यही उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। शेखर घर लौट आया था। वो अपनी गाड़ी अंदर पार्क कर गाड़ी से उतर एक बार अपने पापा को आराम से बैठे उन्हें किताब पढ़ते देख अंदर की ओर जाने लगता है कि तभी भूषण जी उसे आवाज़ लगाकर रोकते हुए कहते हैं, शिखर बेटा, तुझे हॉस्पिटल जाने में देर हो रही है क्या? थोड़ा वक्त है तेरे पास? पर भूषण जी के इस सवाल पर शेखर जल्दी से उनके पास आकर कहता है, नहीं पापा, मुझे देर नहीं हो रही, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई तकलीफ हो रही है क्या? सीने में दर्द वगैरह? एक सेकंड, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। इतना कहकर शेखर जल्दबाजी में अंदर जाने लगता है कि तभी भूषण जी उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ शेखर, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। अपने बेटे को क्या कुछ देर अपने पास बैठने के लिए नहीं कह सकता मैं? अच्छा तू पहले यहाँ मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जिस पर शेखर उन्हें हैरानी से देखते हुए उनके बगल में लगी कुर्सी पर बैठ जाता है। तो भूषण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ शेखर, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। अपने बेटे को क्या कुछ देर अपने पास बैठने के लिए नहीं कह सकता मैं? अच्छा तू पहले यहाँ मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जिस पर शेखर उन्हें हैरानी से देखते हुए उनके बगल में लगी कुर्सी पर बैठ जाता है। तो भूषण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, इतना हैरान क्या हो रहा है? अपने बेटे से कुछ ज़रूरी बात करनी है इसलिए ही रोका है। अब क्या उसके लिए भी डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेनी होगी? पर अब शेखर हंसने लगता है। तो भूषण जी भी हंसने लगते हैं और अपनी किताब टेबल पर रख शेखर का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे देखते हुए कहते हैं, एक मेरा छोटा सा शेखर था जो कभी पूरा दिन यहीं आंगन में अपनी वो छोटी सी साइकिल चलाया करता था, और आज वही अब अपनी गाड़ी में मुझे घुमाया करता है, पूरा घर संभाल रहा है और अब उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने को है।
बचपन की शरारतों से आज शादी का सेहरा पहनने को तैयार है मेरा बेटा, और उसे सेहरा पहना देखने के लिए मेरी आंखें सब्र ही नहीं कर पा रही। हमारे घर की ये मेरे बच्चों में पहली शादी है जिसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। शेखर, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं जानता हूँ तू पहले ही सब तय कर चुका है कि तेरी शादी किस तरह होगी, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हमारे और मौली के परिवार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन उनके स्टेटस को मैच नहीं कर पाएंगे। और मैं भी दिखावे पर भरोसा नहीं करता कि मेरी हैसियत ना होने के बावजूद भी मैं वो खर्चा करूं जो मैं नहीं कर सकता, और ये ना मौली के परिवार से छुपा है। लेकिन बेटा, मैंने देखी है उनकी तैयारी। रोके के वक्त भी बहुत कुछ किया था उन्होंने, और ये गलत भी नहीं है। इकलौती बेटी है मौली उनकी, तो हक है उनका जिसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तू भी तो मेरी पहली संतान है, जिसके लिए मैं भी वो सब करना चाहता हूँ जो मेरी इच्छाएं हैं। मौली अब तक जिस तरह पली बड़ी है, अब तक उसका जो रहन सहन है वो यहाँ आकर पूरी तरह बदल जाएगा। और इतना मैं उस बच्ची को समझा हूँ कि वो हमारे रहन सहन में ढल भी जाएगी। लेकिन हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है उसके बारे में सोचने का। इस घर को हम उसकी हवेली नहीं बना सकते, लेकिन उसका अपना कमरा तो उसे कुछ हद तक अपने जैसा लगे। वहाँ तो उसे कुछ छूटा ना लगे। जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि तेरे कमरे के बगल में ही जो कुणाल का कमरा है, उसे तोड़कर पूरी तरह तेरा कमरा बना दे। वैसे भी कुणाल कम ही घर आता है, और मैथिली के बगल वाला कमरा तो खाली ही है। तो वो जब आएगा तो उस कमरे में शिफ्ट हो जाएगा। मैं उसे भी बिल्कुल वैसा ही करवा दूंगा जैसा उसका अपना कमरा था। कुछ बदलेगा नहीं। पर तेरा कमरा मैं तेरे और मौली के मन मुताबिक थोड़ा बदल देना चाहता हूँ। पेंटिंग से पहले ही यही शुरुआत करते हैं। ठेकेदार और इंटीरियर डिज़ाइनर से भी मेरी बात हो गई है। जो भी उसमें खर्चा आएगा वो भी मैनेज हो जाएगा। और मैंने उस होटल के बारे में भी पता किया जो उन्होंने मेहंदी और हल्दी के संगीत के लिए बुक किया है। वो बाकी किसी खर्च में तो हमें शामिल नहीं करेंगे, तो हम उस होटल का खर्चा खुद उठाएंगे। मैंने सोचा है कि जो मैंने 60 लाख की अपनी एफडी बनवाई थी, मैं उसे तुड़वा दूंगा, जिससे हम होटल का पूरा खर्चा और घर का काम आसानी से करवा लेंगे। और बाकी गहने तो बन चुके हैं, और सीता के भी गहने हैं जिन आधों पर मौली और आधे पर मैथिली का हक है, तो हम वो गहने लॉकर से निकलवा लेंगे। बाकी रहे और खर्चे तो उसके लिए हम पहले ही पैसे रख चुके हैं। बाकी कई सारी खरीदारी मैथिली तो पहले ही कर चुकी है, तो बस वो एफडी तुड़वा कर हम बाकी का सब काम करवा लेंगे। मैंने तुझे भी इसलिए ही रोका कि अकेले में बैंक जा नहीं पाऊंगा, तो तू कोशिश कर कि तू एक दिन की छुट्टी ले पाए। तो एफडी का भी काम हो जाएगा, और हम लॉकर से मौली को देने वाले गहने भी निकाल लेंगे। उनको पॉलिश भी करवाना होगा। तो बता, तू किस दिन छुट्टी ले सकता है? लेकिन अब तक बिल्कुल शांति से भूषण जी की बात सुनता शेखर उनके हाथ से अपना हाथ अलग करते हुए कहता है, मैं ना ही कोई छुट्टी ले रहा हूँ पापा, और ना कोई एफडी टूटेगी। शादी जिस तरह तय हुई है उसी तरह होगी। ना कोई कमरा बड़ा होगा और ना ही वहाँ कुछ बदलेगा पापा। वो एफडी आपने तृप्ति और कुणाल के अच्छे फ्यूचर के लिए बनवाई थी, और ये उनके लिए ही रहेगी। पापा, क्यों ये सब बातें सोच रहे हैं? मुझे मेरा कमरा नहीं बदलना, और मौली से कुछ छुपा नहीं है ना पापा? या ये भी नहीं है कि हमने उसकी फैमिली को अंधेरे में रखा हो? वो सब यहाँ आकर सब देख कर गए हैं, तभी सब फाइनल हुआ है। और आप चाहते हैं ना कि फंक्शन के होटल का पेमेंट हम करें, तो ठीक है, हम कर देंगे पेमेंट। लेकिन इसके लिए एफडी तोड़ने की क्या ज़रूरत है? पापा, मैं और मैथिली सब संभाल रहे हैं ना। पर अभी तृप्ति और कुणाल छोटे हैं, उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है अभी तक। आगे मैथिली की शादी है, तृप्ति और कुणाल की पढ़ाई है, फिर उनकी शादी है। पापा, बहुत कुछ है अभी जो होना बाकी है। और आप कह रहे हैं कि कुणाल से उसका कमरा ही छीन लिया जाए सिर्फ हमारे कंफर्ट के लिए। पापा, मौली मुझसे प्यार करती है और वो जानती है कि हम क्या हैं। मैं सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये करना चाहता हूँ। मौली को मैं अपनी बेटी बनाकर इस घर में ला रहा हूँ, और एक बाप अपनी बेटी को हर वो सुविधा मुहैया कराना अपना फ़र्ज समझता है जो उसे आराम दे। और तू तृप्ति और कुणाल की फ़िक्र मत कर। अभी ज़िंदा हूँ मैं, और उनके लिए अपना फ़र्ज़ निभा कर ही जाऊँगा। और अगर नहीं भी निभा पाया तो उसके बड़े भाई और बहन इतने समर्थ हैं कि उनकी हर खुशी को उनके कहने से पहले पूरा करेंगे। और एक बाप होने के नाते मेरा पूरा हक है कि मैं अपने बेटे की शादी बिल्कुल उसी तरह करूं जैसे मैं चाहता हूं। उसका सिर कभी किसी के सामने झुके नहीं। कोई ये ना कहे कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पाया। मैं बस अपने बेटे और बहू के लिए अगर कुछ सोच रहा हूँ तो कहाँ गलत हूँ मैं? और कुणाल कितने दिन घर आता है? सिर्फ छुट्टियों पर। और पढ़ाई पूरी होने के बाद वो भी नौकरी के लिए बाहर ही रहेगा। तो यहाँ उसका कोई हक नहीं छिन रहा। मेरे लिए मेरे सारे बच्चे बराबर हैं। लेकिन जो बेटा खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचता हो, उसके बारे में उसका पिता नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? तू मेरा सबसे समझदार बच्चा है, इसलिए चाहता था कि पहले तुझसे ये सब बातें करूं। लेकिन ठीक है, अगर वो नहीं समझना चाहता तो अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ मैं कि अकेले कुछ ना कर पाऊँ। और ना मेरा वो ओहदा खत्म हुआ है कि मुझे किसी से इजाज़त लेनी पड़े। तू नहीं चलना चाहता मेरे साथ तो मैं अकेला खुद ही चला जाऊँगा। लेकिन जो मैंने सोचा है
लेकिन जो मैंने सोचा है वो तो मैं करके रहूँगा। भूषण जी थोड़ा हाइपर हो गए थे तो शेखर उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, पापा पहले तो आप शांत हो जाइए। अच्छा ठीक है, आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं चलूँगा आपके साथ। और आपको ऐसा लगता है कि इतना दूर मैं आपको अकेले जाने दूँगा? इस हफ्ते एक सर्जरी है, वो हो जाए फिर आप जब कहेंगे मैं छुट्टी ले लूँगा। कि तभी भूषण जी खुश होते हुए कहते हैं, शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा सुन, मैं तुझे डिज़ाइनर का नंबर सेंड करूँगा तो तू और मौली उससे मिल लेना और जैसा तुम्हें अपना कमरा चाहिए उन्हें बता देना। और हाँ, कंजूसी में जो तूने अपने कमरे का एसी नहीं बदलवाया है ना, वो भी बदलवा देना। और जो जो मौली और तुझे अच्छा लगे वो सब बदलवा देना। और साथ में अपनी बालकनी को भी ठीक करवाना। और मौली को झूले का शौक है तो मेरा एक दोस्त है जयपुर में, उसके यहाँ मैंने बहुत खूबसूरत झूले देखे हैं। मैं उसे कहता हूँ कि कुछ झूलों की फ़ोटोज़ भेजे, तुम दोनों पसंद कर लेना, हम वो यहीं मंगवा लेंगे। और भी कुछ देख लेना जो तुम्हें चाहिए हो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो बच्ची जब हमारे घर आए तो उसे कोई परेशानी ना हो। जैसे मेरी मैथिली और तृप्ति से हमारा घर रोशन रहता है ना, वैसे ही वो भी यहाँ बस खुश रहे। भूषण जी बहुत खुश थे शेखर की शादी को लेकर। जो खुशी आज भी सब बोलते हुए उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी। और शेखर अपने पापा को इस तरह खुश देख बहुत खुश था, जिस पर वो अब उनके गले लग जाता है। लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त कुछ नमी थी, क्योंकि शेखर के लिए सीता जी के जाने के बाद उसकी माँ और उसके पापा की यही गोद थी जिसमें उसने हर पल सुकून पाया था। और आज भी वो बचपन वाला सुकून ही उसे यहाँ महसूस होता था, क्योंकि यही गोद उसके लिए उसकी माँ का आंचल और पिता के गर्माहट का एहसास। धन्यवाद।